बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मतीन नवाज़। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो वर्ड लफ्ज़ निकला है, इसमें फ्लक्स का मतलब होता है फ़्लो कर जाना, फ़्लो कर जाना, बह जाना, आगे निकलना। जैसे वाटर फ़्लो करता है, ऐसे ही यहाँ पे भी फ़्लो का मीनिंग है, वाटर की तरह फ़्लो है। यहाँ पे आ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो करेंगी। किस में से फ्लो करेंगी? पर्टिकुलर एरिया में से फ्लो करेंगी। जब पर्टिकुलर एरिया में से फील्ड लाइंस फ्लो करेंगी, मतलब पास करेंगी, तो उसको हम नाम रख देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ एक सरफेस है, इसमें से टू लाइंस पास कर रही हैं, तो फील्ड लाइंस टू पास कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिसको हम कहते हैं। अगर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं तो फ्लक्स टू होगा। हाँ, अगर फोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फोर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने देख लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया। किसी सर्टन एरिया में से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं तो उन इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर टू लाइंस पास कर रही हैं तो टू फ्लक्स होगा, अगर फोर लाइंस पास कर रही हैं तो फोर फ्लक्स होगा। हमारी बुक में जो डायग्राम दी हुई है उसके मुताबिक ये आप देख रहे हैं कि नीचे वाली में देखें लेस नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं तो फ्लक्स भी लेस है। ऊपर वाली सरफेस में देखें फोर लाइंस पास कर रही हैं तो फ्लक्स भी फोर है। ठीक है, तो नीचे टू पास कर रही हैं तो फ्लक्स टू। अपर सरफेस में अगर फोर पास कर रही हैं तो फोर। जितनी नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा उतना फ्लक्स ग्रेटर, नंबर ऑफ लाइंस लेस तो फ्लक्स भी लेस हो जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है। हमारी बुक में जो डेफिनेशन दी हुई है वो फर्स्ट लाइंस में वो लिखा हुआ है, दूसरी तीसरी लाइन में ये लिखी हुई है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टन एलिमेंट ऑफ एरिया इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी एरिया में से फील्ड लाइंस पास करें, इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ये हमने इसकी डेफिनेशन देख ली। ठीक है, मैं इधर डायग्राम ड्रा करके समझाता हूँ। ये लेट करें, ये सरफेस एरिया, इस सरफेस एरिया में से फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। तो कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं? इस वक्त थ्री पास कर रही हैं, तो ये थ्री इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक हो गया। अब ये हमने डेफिनेशन कर ली। अब इसकी चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एक्सप्लेनेशन में देखना ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होता है और कब मिनिमम होता है, ये हम बात देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि एरिया को कैसे प्लेस किया जाए तो फ्लक्स आएगा। तो नंबर वन, इसमें मैं हेडिंग ड्रा करूँ, इधर लिख लेते हैं कि जो एरिया है ये परपेंडिकुलर है फील्ड लाइंस के। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया एरिया इज परपेंडिकुलर टू, ये जो लाइन ये मिड में सिंबल है ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। अगर एलिमेंट एरिया फील्ड लाइंस के पैरेलल हो तो फ्लक्स क्या होगा, इसको डायग्राम से समझते हैं। तो डायग्राम से समझते हैं, तो लेट करें यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ, ये सरफेस है और इसका एरिया होगा, ऑफ कोर्स ये सरफेस एरिया इसका। ठीक है, इसमें से इसकी तरफ लाइन आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर आ रही है। अब देखें, अब ये फील्ड लाइन इस सरफेस में से पास कर देगी। अब इसमें से पास कर रही है, एक लाइन पास कर रही है तो एक फ्लक्स। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे टू लाइंस पास कर रही हैं तो यहाँ पे फ्लक्स टू हो जाएगा। अगर थ्री पास कर रही हैं तो थ्री हो जाएगा। और तीनों क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं, नॉर्मल हैं सरफेस के, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, ये अगर इसकी मैं एग्जांपल बताऊं तो ये लेट कर लें, ये सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस मेरे पास पड़ी हुई है। ठीक है, और ये सारी सरफेस होगी और ये फील्ड लाइन है। मार्कर को सपोज कर लें ये फील्ड लाइन है। फील्ड लाइन इस सरफेस एरिया में से पास कर रही है, तो देखें ये परपेंडिकुलर है ना, ये 90 का एंगल बनाएगी। यहाँ से ये देखें तो ये 90 का एंगल परपेंडिकुलर पास कर रही है।
तो 1 पास कर रही है 1 फ्लक्स, 10 पास कर रही है लाइंस तो 10 इसका फ्लक्स आ जाएगा। ये हमने देख लिया परपेंडिकुलर के लिए। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ई से, और एरिया को मैं लिख लेता हूँ ए से। तो फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो सिंबल होता है उसको हम ग्रीक वर्ड से लिखते हैं, ग्रीक वर्ड फाई पढ़ते हैं इसको, ठीक है। ये इसका सिंबल फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब इसका फॉर्मूला हमने निकालना है। तो क्या होगा, ये जो फील्ड लाइंस आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें वेक्टर एरिया से, मल्टीप्लाई कर दिया। और एक बात देखें, ये वेक्टर एरिया यानी ये एरिया सरफेस एरिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो मैक्सिमम फ्लक्स आएगा। मैक्सिमम का मतलब है इधर कितनी लाइंस पास कर रही हैं, 3 लाइंस पास कर रही हैं, तो फ्लक्स भी इसका 3 आएगा। अगर 10 पास करेंगे तो 10 आएगा, तो ये मैक्सिमम कहलाएगा, ठीक है। अब इसको एक और बात आपको बताऊं, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था कि अगर सरफेस हो उस पे हम नॉर्मल ड्रा कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये देखा, ये सरफेस है और इस सरफेस में ये सरफेस है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दी। इस परपेंडिकुलर लाइन का नाम नॉर्मल है, ये मार्कर का नाम नॉर्मल है जो लाइन ड्रा की। अगर इसको मैं यूँ रख दूँ तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में आ जाएगा, राइट वर्ड आ जाएगा, ठीक है, इस तरफ नॉर्मल आ जाएगा। तो मैं फिर इधर नॉर्मल ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास नॉर्मल आ गया और नॉर्मल को एन हैट से लिखते हैं, ठीक है। तो इस नॉर्मल, ये नॉर्मल है और नॉर्मल देखें और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखें, दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। तो हम फिर इस तरह से भी बात कर सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल आ रहा है। नॉर्मल इसको लिख सकते हैं नॉर्मल पैरेलल टू फील्ड लाइंस, नॉर्मल फील्ड लाइंस के पैरेलल आ रहा है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या मैंने किया, एरिया की जगह मैंने बस क्या मेंशन कर दिया, एरिया की जगह मैंने लिख दिया नॉर्मल, और परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आ गया, पैरेलल आ गया। तो आप देख लें डायग्राम में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल के पैरेलल हैं, यानी सेम डायरेक्शन में आ रही हैं, ठीक है। तो हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, या लिख लें एरिया परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस, या आप क्या कर दें नॉर्मल पैरेलल टू फील्ड लाइंस। दोनों सेम केस में हम बात करेंगे इसकी, ठीक है। जब फील्ड लाइंस नॉर्मल के पैरेलल है तब फील्ड लाइंस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होगी, ठीक हो गया। ये फ्लक्स हमारे पास आ गया मैक्सिमम। अब चलते हैं, मैं दूसरा केस डिस्कस करने जा रहा हूं। तो दूसरे केस को देखते हैं हम, इसको यूं लिख लेते हैं, एरिया इज पैरेलल टू फील्ड लाइंस। अब एरिया क्या है, फील्ड लाइंस के पैरेलल है, ठीक है। ये दूसरी हाइडिंग है, ये इसकी फर्स्ट हाइडिंग पहला पॉइंट था, ये इसका दूसरा पॉइंट है। अब इसकी डायग्राम समझे ज़रा। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, ये सरफेस एरिया है, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि यूं हॉरिजॉन्टल सरफेस एरिया पड़ा हुआ है और इसके ऊपर से फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। अब ज़रा देखें, फील्ड लाइंस सरफेस के पैरेलल हैं, फील्ड लाइंस सरफेस में से पास नहीं कर रही। जब फील्ड लाइंस सरफेस में से पास नहीं करेंगी तो फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि मैंने यही तो आपको बताया था, क्या बताया था कि फील्ड लाइंस जो सरफेस में से पास करेंगी उनको फ्लक्स कहते हैं। तो इधर कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, 1 2 3 पास करेंगे तो 3 फ्लक्स होगा। इधर इस सरफेस में कितनी पास करी हैं, कोई भी पास नहीं कर रही, ऊपर से गुजर जाएंगी, सरफेस में से पास नहीं करेंगे तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल ये मैं सरफेस है,
तो इस सरफेस में ये सरफेस और ये मार्कर को लेट कर लें, ये इलेक्ट्रिक लाइंस है। इलेक्ट्रिक लाइंस इस सरफेस के पैरेलल ऊपर से गुजर रही है, ऊपर से जा रही है, इसमें से नहीं जा रही। ठीक, अगर यूँ होता इसमें से पास करिए फिर फ्लक्स होना था, ये ऊपर से पैरेलल हो गई है, इसमें से पास ही नहीं कर रही, इसके अंदर से पास नहीं कर रही, तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स कहते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया। अब इधर हम कह देंगे, मैं फॉर्मूला तो लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे लिखेंगे, ई ए, और ये फॉर्मूला आएगा ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहेंगे इधर, और ये साथ आ जाएगा एरिया, और ये जो एरिया आ रहा है ये पैरेलल है, ये जो मैं टू लाइंस ड्रा कर रहा हूँ ये पैरेलल को शो करेगा। ये बता रहा है कि सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल यहाँ पे है, और जब पैरेलल है तो कोई लाइन पास नहीं कर रही। जब कोई लाइन पास नहीं करेगी हम कह सकते हैं कि फ्लक्स क्या है, ज़ीरो है, और ज़ीरो को हम फिजिक्स में कहते हैं मिनिमम। ठीक हो गया, इधर हमने मैक्सिमम कहा था और यहाँ पे फ्लक्स मिनिमम। तो याद रखना है, जब एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल हो जाए तो फ्लक्स मिनिमम होता है, यानी ज़ीरो होता है। ये एंटी टेस्ट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब इसका एक और अंदाज से इसको देखते हैं। अब मैंने आपको बताया नॉर्मल ड्रा करते हैं। नॉर्मल कैसे ड्रा करते हैं, ये अगर सरफेस है, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लें तो ये नॉर्मल आ जाएगा। नॉर्मल को एन हैट से लिखते हैं। ये नॉर्मल लाइन इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। और यहाँ पे ये ब्लैक कलर वाली लाइन नॉर्मल है और ये परपेंडिकुलर है। तो देखें, हम फिर यूँ लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि नॉर्मल पैरेलल टू, नॉर्मल पैरेलल है, नॉर्मल इज पैरेलल टू, पैरेलल लिखा था, अब इसको परपेंडिकुलर लिख लेंगे, परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस। ठीक है, आप डायग्राम में देख रहे हैं, देखें ये ब्लैक लाइन नॉर्मल है और फील्ड लाइंस रेड वाली फील्ड लाइंस हैं, तो दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर है, यानी नॉर्मल फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। तो ये लिखा हुआ है नॉर्मल परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस। लेकिन हम दूसरे अंदाज में अगर देखें तो ये सरफेस है इसकी, जिसको सरफेस एरिया कह रहे हैं ए। तो देखें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये सरफेस एरिया के पैरेलल है, जो कि इधर लिखा हुआ है हेडिंग में। लेकिन उसी दौरान ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं नॉर्मल के क्या आ रही है, परपेंडिकुलर है, तो हम कहेंगे नॉर्मल फील्ड लाइंस के पैरेलल है, लेकिन एरिया सरफेस एरिया या एरिया फील्ड लाइंस के पैरेलल है। ठीक हो गया, ये हमने दूसरा केस देख लिया। अब चलते हैं तीसरे केस की तरफ। तो तीसरे केस में हम इंक्लाइंड सरफेस लेंगे। तीसरे केस में हम देखेंगे एरिया इंक्लाइंड टू फील्ड लाइन। एरिया फील्ड लाइन के इंक्लाइंड है, तो इसमें यूँ बनाते हैं, इंक्लाइंड का मतलब तिरछा है, कुछ एंगल पे है, तिरछा पड़ा हुआ है, तो डायग्राम से समझते हैं। तो लेट करें यहाँ पे ये जो सरफेस है, ये जो मैं ड्रा कर रहा हूँ, आप इसको देख रहे हैं, ये इंक्लाइंड है, और ये इसकी दूसरी साइड पे ये सरफेस है। ठीक है, इसको यू ड्रा कर लेते हैं, ये इंक्लाइंड सरफेस है, ये इस इंक्लाइंड कंप्लीट सरफेस हमारे पास आ गई। अब देखें इसकी जो दूसरी साइड है, इधर से हम ड्रा करें तो एक ये साइड बन रही है और एक ये इधर से ड्रा करेगी। ठीक है, आप डायग्राम देखे होंगे, जो हमारी बुक में डायग्राम बनी है वो इसी तरह से ड्रा की हुई है, यानी एक्चुअली में ये सरफेस पड़ी हुई है। मैं डायग्राम से अगर आपको बताऊं तो यूँ है ये, तीसरा केस हम देखते हैं। तीसरा केस है कि एरिया इंक्लाइंड टू फील्ड लाइंस। एरिया फील्ड लाइंस के इंक्लाइंड है, और इंक्लाइंड तिरछी सरफेस को कहते हैं, कुछ एंगल पे हो, जैसे यूँ टेढ़ी है, एक सीधी है और एक ये टेढ़ी है। और कैसे होगी ये मैं इधर आपको डायग्राम समझाता हूँ। पहला केस ये था, ये वर्टिकल थी सरफेस एरिया, फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर है,
दूसरा क्या था, ये पैरेलल हो गया था, सरफेस एरिया फील्ड लाइंस के पैरेलल था। और जो थर्ड केस बन रहा है, थर्ड केस में क्या है, ये जो है ना, ये यूं थी वर्टिकल, अब वर्टिकल से ये सीधी से क्या हो जाएगी, तिरछी हो जाएगी, ये यूं हो जाएगी, ये इस तरह से टेढ़ी पड़ी हुई है। अगर आप डायग्राम को देखें तो ये जो सरफेस है, ये वाली, ये सरफेस इंक्लाइंड है, और ये यहाँ पे मैंने इधर ड्रा की हुई है, यानी ये वाली जो सरफेस आ रही है ये इंक्लाइंड है, ठीक है, ये बिल्कुल वर्टिकल सीधी है। अब इसको थोड़ा सा इंक्लाइंड तिरछी कर दें तो ये बन जाएगी। अब इसकी एक ये वाली साइड बनेगी और एक ये वाली बनेगी, ठीक है ना, ये एक बेस बन रही है, ये बेस है, और एक ये वर्टिकल लाइन बनेगी। इसके दो पोर्शन बना रहे हैं हम, इस सरफेस के टू पोर्शन बना रहे हैं, एक ये वाला कंपोनेंट स्ट्रेट लाइन आएगा और एक ये बेस आएगा, ठीक है। अब ज़रा देखें इसको, मैं इधर से समझाता हूँ। इधर ये एंगल बन रहा है, इस एंगल को थीटा कहेंगे। अब देखें ज़रा, हम कहते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स आ रही हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स इस सरफेस में से पास कर रही हैं, इसको ई से लिखेंगे, और यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करते हैं। नॉर्मल की डायरेक्शन भी टेढ़ी हो जाएगी, इंक्लाइंड हो जाएगी थोड़ी सी। क्यों इंक्लाइंड होगी? क्योंकि देखें, इसको हम रजिस्टर से समझते हैं। पहले यूं था ये रजिस्टर, ये इस पे नॉर्मल है, इसको वर्टिकल कर दे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो नॉर्मल अपवर्ड, इसको वर्टिकल कर दे तो नॉर्मल ये यूं हो जाएगा, मार्कर नॉर्मल है। अगर आप इसको थोड़ा सरफेस को इंक्लाइंड कर दें तो नॉर्मल भी क्या हो जाएगा, कॉर्नर की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड, इस कॉर्नर की तरफ हो गया। ये जो मैंने ड्रा किया हुआ ना, ये वाला नॉर्मल एन हैट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब देखें यहाँ पे इन दोनों के दरमियान भी ये वही एंगल थीटा है, ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे। अब देखें मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये आप जानते हैं एंगल थीटा के सामने वाली साइड जो हम कंसिडर करते हैं, इसको हम कंसिडर करते हैं साइन थीटा से, तो ये आ जाएगा ए साइन थीटा। यानी इस सरफेस के दो कंपोनेंट बना रहे हैं, एक ये बेस वाला आ जाएगा और दूसरा इस थीटा के साथ इस थीटा के साथ ये वाली सरफेस बन रही है, इसको हम लिख देंगे ए कोस थीटा। ये सरफेस का नाम हो जाएगा ए कोस थीटा, ठीक है, और इस सरफेस का नाम हो जाएगा ए साइन थीटा। यानी इस सरफेस के, इंक्लाइन सरफेस के टू पोर्शन बना रहे हैं हम, एक थीटा के सामने वाला ए साइन और थीटा के साथ वाला ए कोस थीटा। अब देखें ज़रा, हम उसकी बात करते हैं जिसमें से फ्लक्स होता है, और हम अभी पढ़ कर आए हैं दो केस। फ्लक्स किस में था? जब फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहाँ पे देखें फील्ड लाइंस किस सरफेस के परपेंडिकुलर हैं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये किसके परपेंडिकुलर है? ए कोस थीटा के। ये देख लेना, ये एंगल 90 बनेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ए कोस थीटा के परपेंडिकुलर है, तो मैं फिर यूँ लिख सकता हूँ ई इंटू ए कोस थीटा। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसे हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। अब ये हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये यूं लिख लें ई ए कॉस थीटा। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब एंगल थीटा क्या बताता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा एंगल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं, एंटी टेस्ट में क्वेश्चन आता है, सिर्फ इस बात का इल्म ना हो तो वो क्वेश्चन रॉन्ग कर लेते हैं। एंगल इज थीटा इज एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड फील्ड लाइंस, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, थीटा इज एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड फील्ड लाइंस। एक और मैं आपको बात बताता चलूं ताकि एमसीक्यूज में है तो आपको पता हो। नॉर्मल का हम इधर दूसरा एक नाम रखेंगे वेक्टर एरिया। अब आप कह रहे होंगे ये क्या बात हुई, पहले एरिया आ रहा था अब ये वेक्टर एरिया आ गया। इसको हम देखते हैं अभी ये देखें, नॉर्मल का दूसरा नाम क्या है? वेक्टर एरिया। इसको समझाता हूँ ये क्या चीज़ है। अब देखें ये एंगल, देखें ये एक, ये नॉर्मल है और ये फील्ड लाइन है। नॉर्मल और फील्ड लाइंस के दरमियान ये एंगल थीटा बन रहा है। अब ये एंगल को मैंने इधर भी रिप्रेजेंट किया था और मैंने कहा था ये उतना ही एंगल ये वाला है। क्यों बोला? क्योंकि इस लाइन को अगर बैकवर्ड ड्रा करें तो ये साइड बन जाती है, अगर इसको उठा के इधर लाएं तो ये वाली लाइन बन जाती है। तो इसलिए ये और ये एंगल सेम मैंने कहे थे। अब ये हमने देख ली बात।
ठीक है, तो अक्सर स्टूडेंट जो एंगल में मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक क्या है, यहाँ पे मैं पूछता हूँ आपसे कि ये सरफेस है और ये लेक्टिफी लाइंस पास कर रही है, इसका नाम लेक्टिफी लाइंस है, तो बताएं एंगल थीटा कितना होगा। अगर आपका आंसर है एंगल थीटा 90 तो ये रॉन्ग आंसर है। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये सरफेस, ये जो एरिया है, ये जो सरफेस है, इसका कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, वो कहते हैं एंगल थीटा है 90 डिग्री है। हालांकि ऐसा नहीं है, अभी बता के आ रहा हूं मैं, क्या बता रहा हूं, थीटा इज एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड फील्ड। तो देखें ये 90 डिग्री नॉर्मल का नहीं है, देख रहे हैं ना, ये 90 डिग्री तो सरफेस का और लेक्टिफी लाइंस का है, हमें तो नॉर्मल का एंगल देखना है। तो नॉर्मल अगर ड्रा करें तो इसका नॉर्मल ये आएगा, ये मैं नॉर्मल ड्रा कर लेता हूं। तो अब जरा देखें, ये लेक्टिफी लाइंस और ये नॉर्मल, इन दोनों का एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा ना, सेम डायरेक्शन में तो 0 बनेगा। बात को आप पिक कर रहे हैं। एक और एग्जांपल मैं समझाता हूं। आप जरा देखें, यूं सरफेस पड़ी हुई है सपोज, और यहां पे ये लेक्टिफी लाइंस है, तो बताएं थीटा एंगल कितना होगा। अगर आपका आंसर 0 डिग्री है तो रॉन्ग आंसर है। अब भी बता के आ रहा हूं क्यों रॉन्ग है। हमने पहले तो देखना है एंगल किन के दरमियान है, तो कि एंगल थीटा किन के दरमियान होता है, नॉर्मल के और फील्ड लाइंस के। तो इधर देखें नॉर्मल ड्रा किया, नहीं ड्रा किया, जे अभी लेक्टिफी लाइन सरफेस के पैरेलल है, तो ये आप कहेंगे 0 डिग्री, तो ये तो एंगल ही नहीं हमने लेना, बन तो रहा है, ठीक है, लेक्टिफी लाइन सरफेस के पैरेलल है, 0 डिग्री है, लेकिन इसको हम एंगल कंसिडर ही नहीं करते। हम कौन सा एंगल कंसिडर करते हैं, जो नॉर्मल का होता है। तो पहले तो हमें नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा। तो नॉर्मल इसका कि ये यूं आएगा नॉर्मल, इसको एन हेड से लिखेंगे। आप जरा देखें, ये लेक्टिफी लाइंस और ये नॉर्मल, दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90। तो ये वाला एंगल हम कंसिडर करेंगे 90 डिग्री, ये वाला नहीं कंसिडर करेंगे। तो एंगल नॉर्मल का होता है, ठीक है। एक और बात आपको मैं बता रहा था कि नॉर्मल का हम यहाँ पे क्या कहेंगे, वेक्टर एरिया कहेंगे। क्यों कहेंगे, चूंकि वेक्टर एरिया की अगर वेक्टर फॉर्म लिखें तो इसमें दो बातें आएंगी, एक इसकी मैग्नीट्यूड आएगी और एक इसकी डायरेक्शन आएगी, ठीक है। अब ये जो है ना, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है। अगर इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं ताकि इजी हो जाए समझना। यहां पे मैं वेक्टर एरिया और एरिया में डिफरेंस बता रहा हूं। इधर मैं लिख रहा हूं A इज इक्वल टू एन ए, इसको हम नाम देंगे वेक्टर एरिया, ठीक है। और इसको हम नाम देंगे, इसको यूं मैं लिख लेता हूं A इंटू एन हेड, इसको हम नाम देंगे सरफेस एरिया, या इसी का हम दूसरा नाम रख देंगे इस एलिमेंट एरिया ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इसके बहुत सारे हम नाम रखेंगे, या इसको सिर्फ क्या कहेंगे, एरिया कहेंगे, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड है, ये वैल्यू हमें बताएगी, इसमें डायरेक्शन नहीं है। ये क्या है, सरफेस एरिया, या क्या है, एरिया ऑफ एलिमेंट, या इसका नाम क्या है, एरिया। और ये क्या है, इधर ये नॉर्मल है, एन हेड नॉर्मल है, और ये क्या बताएगा, नॉर्मल हमें डायरेक्शन बताता है, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फिर ये ए आएगा, और ए के ऊपर एरोहेड है, एरोहेड है तो इसका नाम है वेक्टर एरिया, ठीक है। वेक्टर एरिया में डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन को शो करता है, तो इसलिए एन हेड को मैंने कह दिया था, एन हेड डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन को मैंने क्या कह दिया था, वेक्टर एरिया। चूंकि जो डायरेक्शन नॉर्मल की होगी वो ही डायरेक्शन वेक्टर एरिया की होगी, इस वजह से वेक्टर नॉर्मल को ही हम क्या कह सकते हैं, हम नॉर्मल को ही वेक्टर एरिया कह सकते हैं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब आपको कंसेप्ट कंप्लीट हुआ कि एरिया में और वेक्टर एरिया में क्या फर्क है। वेक्टर एरिया में डायरेक्शन होती है, एरिया में डायरेक्शन नहीं होती, और ये इधर ये हमने समझ लिया। अब डायग्राम से समझते हैं यही बात। मैं लेट करता हूं, ये मेरे पास सरफेस है, अब इसका सिर्फ एरिया है, या सरफेस एरिया या एरिया ऑफ एलिमेंट है, तो ये क्या है, ये जस्ट क्या है, मैग्नीट्यूड है। अगर मैं यहां पे नॉर्मल भी ड्रा कर लूं, जैसे कि ये देखें, ये मैंने नॉर्मल ड्रा कर दिया, अब डायरेक्शन भी आ गई, तो अब ये डायरेक्शन और ए मैग्नीट्यूड, इन दोनों को मिला के क्या नाम रख देंगे, वेक्टर एरिया रख देंगे, ठीक है। तो ये हमने बात देख ली। अब यूनिट की तरफ चलते हैं। फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है ये देखना चाहते हैं।
तो फ्लक्स का हम जो फॉर्मूला लिखते हैं वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए। जो ई है इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट क्या बन गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट हो गया और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है इसमें डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर की डायरेक्शन नहीं होती। अब आप कह रहे होंगे सर इसमें बार बार आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन की बात कर रहे थे और आप कह रहे हैं कि स्केलर डायरेक्शन ही रखता, फ्लक्स डायरेक्शन नहीं रखता। देखें यहाँ पे हमने बात करनी है फ्लक्स की। अब फर्ज करें मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने दरिया, रिवर, ओशन, समुंदर या नहर देखी होगी, पानी उसमें फ्लो करता है। तो पानी की क्या होती है, ये पानी किसी एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है। लेकिन अगर हम उस पूरी नहर को, अगर उस समुंदर को देखें तो उसमें से कुछ वाटर राइट, कुछ लेफ्ट, कुछ डाउन, कुछ अप, मतलब जा तो एक डायरेक्शन में रहा है, लेकिन वो क्या है, एक हजूम बना के, एक जुर्मट बना के एक जगह पे आगे चल रहा है। ठीक है, वो जो जुर्मट है, वो जुर्मट की कोई एक डायरेक्शन नहीं है। वो जो कलेक्टिव वाटर है ना, वो एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में लेकर आते हैं। ठीक है, अगर पाइप है ना, पाइप से वाटर निकल रहा आगे की तरफ, वो तो डायरेक्शन होगी। अगर वाटर खड़ा है एक जगह पे, स्टिल है वाटर, रुका हुआ है वाटर, तो उसकी तो कोई डायरेक्शन नहीं है, तो वो स्केलर हो जाएगा। लेकिन वही वाटर अगर क्या कर रहा है, आगे चल रहा है, फ्लो कर रहा है, तो वो वेक्टर डायरेक्शन बताएगा, वेक्टर होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रेवल कर रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये तो वेक्टर है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस में से पास कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं किसी एरिया में से। अब वो एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इकट्ठी हो गई हैं। जैसे पानी दरिया में रुका हुआ है और इकट्ठा हो गया है, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया में इकट्ठी हो गई हैं, कलेक्ट हो गई हैं। तो उस कलेक्शन का नाम स्केलर क्वांटिटी है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, वह हजूम की तरह एक जगह पे है। अब इसके अंदर आ जाएं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर आ जाएं। हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर है, वेक्टर एरिया वेक्टर डायरेक्शन रखता है। लेकिन अगर हम हजूम की बात करें तो वो स्केलर है। और ये वैसे भी देख लें, डॉट प्रोडक्ट है ये, इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, ये देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। हम इसको यू भी लिख सकते हैं, ई डॉट प्रोडक्ट ए। ये आपने फर्स्ट में पढ़ा हुआ है डॉट प्रोडक्ट। अगर इसको ओपन करें तो क्या आएगा, ई डॉट ए को ओपन करें तो ये आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। ठीक है, जैसे आपने ये पढ़ा था, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। तो इसी तरह आप इधर लिख लें ई डॉट ए, तो इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई ए कोस थीटा। और यही फॉर्मूला किसका है, फ्लक्स का है। तो डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट का आंसर स्केलर आता है, या स्केलर प्रोडक्ट का आंसर स्केलर आता है। ठीक हो गया, ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आज लेक्चर देख लिया। अब सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।